कोविड-19 पर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। दिल्ली में जो कोविड के संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं चिंताजनक हैं। 18% है संक्रमण दर, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? तो मैं यहाँ पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने से जो जांच की दर है, चाहे वो RT-PCR है या फिर रैट टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। और ये बिल्कुल एक साधारण समझ है कि अगर मैं टेस्टिंग कम कर दूंगा तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाएगा। अगर हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें वायरस घूम रहा है, और ये वही स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब अब हम जिस स्थिति में हैं, जब चारों तरफ केसेस हमारे सारे देश में करीब 15-20 हज़ार ही हो रहे हैं, और किसी जगह ज्यादा हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में इस बीच में केसेस बढ़ गए हैं, कुछ जगह पे कम हुए हैं, कहीं और नए हुए हैं। इस समय एक चीज जो मुख्यतः देखनी चाहिए और जो चिंता का कारण बनना चाहिए वो है कि अस्पताल में कोविड से, गंभीर बीमारी से कितने लोग दाखिल हो रहे हैं, या कोविड की वजह से मृत्यु कितने लोगों की हो रही है। जब ऐसी स्थिति हो कि जब जांच बहुत कम हो तो पॉजिटिविटी रेट एपिडेमियोलॉजिकली सही अंदाजा बीमारी का नहीं देता है। सही अंदाजा ये है कि इस समय वहां पर अस्पताल में दाखिल कितने लोगों को जरूरत पड़ रहा है। और पॉजिटिविटी रेट ये हम जानते हैं कि आज की डेट में अगर मेरे परिवार में एक व्यक्ति को होता है और पॉजिटिव आता है, हमें लगता है कि ये बीमारी तो हल्की सी जुकाम जैसी है, तो बाकी लोग नहीं कराते। तो इस पॉजिटिविटी रेट को ना चिंताजनक दृष्टि से देखा जाए, बट दिल्ली के अस्पतालों में क्या दाखिले बढ़े हैं, क्या दिल्ली के अस्पतालों में कोविड से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा रहे। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, 8 लोगों की मृत्यु भी हुई है और मृत्यु दर पहले ऐसी नहीं थी, आंकड़े ऐसे नहीं आ रहे थे, तो फिर कैसे समझें इसे? देखिए, ऐसा है कि जो 8 लोग, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन आप शायद जेपी हॉस्पिटल के वहाँ के हवाले से शायद कह रही हैं, जो रिसेंटली कुछ दिनों में जो मृत्यु हुई है। और हमारे जो, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि जितनी भी मृत्यु हैं वो ज्यादातर उन मरीजों में है जिनको बहुत सीवियर कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनमें बाकी बीमारियां थी, या कोई कैंसर से दाखिल था, या कोई हार्ट फेलियर के साथ दाखिल था, जिसको लिवर की बीमारी थी। इन बीमारी के साथ जांच करी जाती है और कोविड पॉजिटिव आता है तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। 2 तरह से कोविड प्रभावित करता है। एक तो प्राइमरीली कोविड की वजह से मृत्यु हो सकती है, यानी कि एक कोई भी व्यक्ति हो और उसके लंग्स में और बाकी जगह प्रॉब्लम हो। दूसरा यह है कि जिनको और बीमारी हो और साथ में कोविड हो जाए, तो डाइंग ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से मृत्यु हो रही है, या डाइंग विथ कोविड, कोविड के साथ मृत्यु हो रही है, इसमें एक डिफरेंस करने की जरूरत है। और इस समय जितने भी मृत्यु का हमें आंकड़ा मिलता है वो दे आर डाइंग विथ कोविड। दैट मीन्स कि उन लोगों को बाकी क्रॉनिक बीमारियां हैं, सीरियस बीमारियां थी, और साथ में उनको कोविड का संक्रमण जैसे बाकियों को हो सकता है, तेजी से है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उनको भी हुआ, तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन की दर कैसी है? आपको देश भर से क्या डेटा मिल रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम सब लोगों को एम्फसाइज करने की आवश्यकता होती है। सारे देश में लगभग एक जैसा चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, कि हमारे 99% से ज्यादा वो बिस्तर जो कोविड के लिए बना करके रखे गए हैं वो खाली हैं, यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। और जो है एडमिशन रेट कोविड की वजह से या कोविड के साथ वालों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम चिंता या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी रेट को से परेशान ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हमारे परिवार में, हमारे आसपास में अगर कोई व्यक्ति हैं जिनको, खासतौर पर जो ज्यादा उम्र के हैं और साथ ही साथ जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज, उनका ध्यान हमें विशेष तौर पे रखना होगा।
क्योंकि वहां पर गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है। लेकिन कुल मिलाकर जो सारे देश से आंकड़े हर हफ्ते देखे जाते हैं और उसमें कहीं भी एडमिशन रेट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है वो माना जाए ज़्यादा क्या तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि खांसी बुखार के तो बहुत मामले लगातार सामने आसपास देखने को मिल रहे हैं। अब इस समय एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। देश के डिफरेंट हिस्से में 7-8 किस्म के सब लीनेजेस दौड़ भाग कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। एक है B5 और उसके 2-3 तरह के बच्चे कहिए या सब लीनेजेस कहिए। इसी तरह B2 के 38 है, B2 का 75-76 है। तो इस तरह और एक रिकॉम्बिनेंट थोड़ी सी वेराइटीज होती हैं वो हैं, ये वो भी B2 की हैं। ये सब जगह मिला जुला है जो सारे देश में सर्कुलेट कर रहा है। जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन है उसके मुकाबले ये 20-30% अधिक संक्रामक है, तो उस वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन सौभाग्य से भारत में, क्योंकि हम लोगों को करीब करीब सभी लोगों को 2 टीके लग चुके हैं जो वयस्क हैं, और साथ ही साथ नेचुरल इन्फेक्शन भी हम ज्यादातर लोगों को कम से कम एक बार हो चुका है। तो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन के इस एक परिप्रेक्ष्य में अगर कहीं कोवैक्स ये दोबारा ओमिक्रॉन होता है तो बहुत ज्यादातर हल्की बीमारी है, 2-3 दिन 4 दिन में बुखार और ठीक हो जाता है, खांसी 2-4 दिन और चलती है, लेकिन गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। और ये खाली एक जगह से आंकड़ा नहीं है, सारे देश से इसी प्रकार का आंकड़ा प्राप्त है। लेकिन लोगों में तो डर बिल्कुल नहीं है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि भैया आप लोग कोर्ट हियरिंग में आए तो मास्क पहनकर आए। तो एक बार फिर से हमें सचेत होने का समय आ गया है। तो निधि, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके जहन में घूम रहा है कि भाई कितने दिन, 2.5 साल से मुंह पे मास्क बांधने की बात हो रही है, आगे कितने दिन तक चलेगा। तो अभी ये एक मुद्दा है कि क्या आगे वाले आने समय में कोई संभावना है कि कोई ऐसा वायरस आ जाए जो गंभीर बीमारी करने में सक्षम हो। हम पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च का आंकड़ा देखते हैं तो उस समय 3-4 वैरायटी 5 वैरायटी सर्कुलेट कर रही थी और सडनली उसमें से डेल्टा निकला और एक पूरे तूफान की तरह सारे देश में और पूरी दुनिया में फैला और उससे बहुत गंभीर बीमारी हुई। पिछले 6 महीने से ऐसा बहुत सारे वायरस सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। पिछले 1-1.5 महीने से 7-8 तरीके के वायरस इस देश में सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को अगले 4-5-6 महीने तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक भविष्यवाणी तो नहीं करी जा सकती लेकिन सचेत रहा जा सकता है, लापरवाही नहीं करी जाए। और अगर इसी तरीके से कोई नया वायरस नहीं आता तो मन में एक रहेगा कि भाई अब इसमें ढील दी जा सकती है। लेकिन अभी ऐसा समय है कि हम लोगों को सावधानी बरतनी है। और मास्क लगाने का फायदा खाली कोविड से नहीं है, इस समय इन्फ्लुएंजा का मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो रहा है। शायद आप सब लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम, तो श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा और कोविड का मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है और हुआ है, जो कभी कभी वो भी गंभीर होता है। और उस इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए मास्क बहुत कारगर है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि मास्क हमें जारी रखना चाहिए और सफाई, हैंड हाइजीन वो भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो मंकी पॉक्स का खतरा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये महत्वपूर्ण है कि हम इन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं तो हमें वहां भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के मैं जो टिप्पणी आपने बताई इससे मैं सहमत हूं और हम लोगों को अभी लापरवाह नहीं होना चाहिए अगले 4-5 महीने। सर, चीन से एक लंगिया वायरस की बात हो रही है, हेनीपा का स्ट्रेन, क्या जानकारी है हमें इसके बारे में? इसके बारे में बहुत पैनी नजर रखी जा रही है और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम, आपको याद होगा कि 2-2.5 साल पहले निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था केरल में और उसको बड़े अच्छे तरीके से और तुरंत उसको पहचान लिया गया था और उसको रोक दिया गया था। और ये उसी फैमिली का है, ये लंगिया वायरस करके जो आउटब्रेक है। असल में एक चीज और हुई है और ये बहुत मेरे को एक स्वास्थ्य से जुड़े होने के नाते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और वो ये लग रहा है कि अब एक तो जागरूकता बहुत हो गई है,
दूसरा जो है सर्वेलेंस सिस्टम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जीनोमिक सर्वेलेंस। तो कोई भी नई चीज आती है उसको पकड़ने में आसानी रहती है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि उससे उस पर नजर रखना जरूरी है और उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है उसमें ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम्स आर इन प्लेस। जी, आखिरी सवाल सर ये है कि हम वैक्सीन बूस्टर पर तो बहुत जोर है, कई सामने भी आए हैं, लेकिन जो पोस्ट कोविड लोगों में तमाम बीमारियां आ जाती हैं, अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, लोगों की अचानक खबर आती है, युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पर क्या कोई रिसर्च या शोध हो रहा है? ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये बिल्कुल नई बीमारी थी कोविड। इसके बारे में इसका जो एक शरीर के अंदर जो भूचाल जिसको हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं, वो बहुत कम बीमारियों में देखा जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी थी उसकी वजह से मृत्यु हो जाती थी। और उसका ऐसा लगता है कि रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है। और लगभग जहां तक मैं जानता हूं देश के एम्स जो समय 11 या 12 जो एम्स जो एक्टिव है, इन सब जगह स्पेशल क्लिनिक एस्टैब्लिश की गई है। इसमें इस तरह के लोगों का फॉलो किया जा सके और देखा जाए कि उनमें किस तरह की परेशानी हो रही है और उसके लिए क्या इलाज की जरूरत है। और यहाँ एक और भी बताऊं, एक राष्ट्रीय शोध चल रहा है जिसमें हम लोग 20,000 व्यक्तियों को पिछले 1.25 साल से हर महीने फॉलो कर रहे हैं, जिनको कोविड हुआ, जिनको टीका लगा और जिनको बाकी एक नेचुरल हिस्ट्री देखने के लिए। तो ये सारे जो दूरगामी प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनको देखा जा सके, उनकी पहचान करी जा सके और जहां जरूरत है उसको सही तौर पे इलाज भी किया जा सके। डॉक्टर अरोड़ा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।